ऑस्ट्रेलिया सिंगापुर के 80%, यूएसए के 75%, यूके के 70% और कनाडा के 63% एनआरआईज रिटायरमेंट के बाद इंडिया सेटल होना चाहते हैं, जिसके लिए 2023 से कॉन्स्टेंटली एनआरआईज इंडियन एस्टेट मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं और 2025 तक इंडिया की टोटल मार्केट का 20% शेयर एनआरआईज का होगा। एक तरफ जहां इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है, रोडों में खड्डे हैं, जाम है, हवा साफ नहीं है, बाहर का खाना जहर बराबर हो गया है, वहीं बाहर बेटर सेफ्टी है, बेटर सिक्योरिटी है, हवा साफ है, खाना क्लीन और प्योर है। उसके बावजूद भी एनआरआईज अपनी जिंदगी के 20-25 साल बढ़िया तरीके से बाहर रहने के बाद रिटायरमेंट के लिए इंडिया आना चाहते हैं। आखिर क्यों, जानते हैं आज की वीडियो में। इसकी शुरुआत होती है जब इंसान 18 साल का होता है और बाहर पढ़ने के लिए निकल जाता है। 2017 में करीब 4.5 लाख इंडियन स्टूडेंट्स बाहर पढ़ने गए थे और 2024 सिर्फ 7 साल में ये नंबर 13 लाख पर आ गया है। ये 13 लाख बच्चे 83 फॉरेन कंट्रीज में पढ़ते हैं, जिसमें मेन 4 कंट्रीज हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएसए। इन 13 लाख बच्चों ने $60 बिलियन रुपए खर्च किए हैं, यानी एक बच्चे ने एवरेज में एक साल में 38 लाख रुपए खर्च किए हैं। आरबीआई के डेटा के अकॉर्डिंग एजुकेशन लोन्स 2023 से 2024 में 17% ग्रो हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी बच्चे खुश नहीं हैं। यूके ना अपने घर रहो, आपके मॉम डैड ने जो आपको लग्जरी दी हुई है, जिस लाइफस्टाइल में हो उसी में खुश रहो। स्टूडेंट आओगे एज अ वर्क परमिट पे आओगे, कोई चीज इफेक्ट नहीं करती, हर एक की कंडीशन सेम है। बच्चे रिपोर्ट कर रहे हैं कि हमें हद से ज्यादा इंडियंस हमारे आसपास दिख रहे हैं। And how many are Indians among them? To my knowledge, I say it as 70 to 80%. But if I see in person, like there 90% of them are. इसके अलावा इलीगल तरीके से जो इंडियंस बाहर जाते हैं वो अलग है। 2022 में ऑफिशियल डेटा के अकॉर्डिंग 7.25 लाख इमिग्रेंट्स यूएसए में थे, और ये तो सिर्फ एक कंट्री की कहानी है। इंडियंस ऑल ओवर द वर्ल्ड फैले हुए हैं, जहाँ यूएसए, यूएई, मलेशिया, कनाडा, सऊदी अरेबिया, अफ्रीका, हर जगह फैले हुए हैं। और जो इंडियंस भले स्टूडेंट्स हो या कोई भी हो, बाहर जाके अपनी लाइफस्टाइल को फ्लॉन्ट कर रहे हैं ना, उसकी रियलिटी कुछ अलग ही है। आओ उसे डिकोड करते हैं। जून 2022 दीपक की सियाटल में अमेज़न में जॉब लगती है। कंपनी स्पॉन्सर्ड वीजा पे दीपक वाइफ के साथ यूएसए आ जाता है। 1,37,00,000 की जॉब लगती है और फाइनली दीपक अपना अमेरिकन ड्रीम जीने लगता है। लेकिन सिर्फ 7 महीने बाद अमेज़न अपने 18,000 एम्प्लॉयज को ले ऑफ कर देता है, जिसमें दीपक भी शामिल था। दीपक तुरंत इंडिया आता है, 2 महीने तक बिना जॉब के रहता है और फाइनली फिर जॉब शुरू करता है, जिसकी सैलरी सिर्फ 30 लाख होती है, उसके यूएसए की जॉब का 1/4। और सिर्फ अमेज़न नहीं, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मेटा, वॉलमार्ट और हर छोटी बड़ी कंपनी ने 2022 और 23 में मास ले ऑफ करे हैं। यूएसए में तो 2023 में ले ऑफ 98% बढ़ गए थे। सिर्फ 2 महीने में 2 लाख टेक वर्कर्स को जॉब से निकाला था, जिसमें 30 से 40% इंडियंस थे। 60 से 80,000 इंडियंस जॉबलेस हो गए थे। और इससे दिक्कत ये आ गई कि ये सारे इंडियंस H1B या L1 वीजा पे थे, जिन्हें अब सिर्फ 60 दिन में नई जॉब को ढूंढना था, वरना उन्हें यूएसए से बाहर निकलना पड़ता। सारे इंडियंस परेशान होकर रोडों पर आ गए, प्रोटेस्ट करने लगे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। और फनी बात तो ये है कि अमेरिका में इंडियन वर्कर्स को कौन रिप्लेस कर रहा है? यहाँ इंडिया में बैठे इंडियंस, क्योंकि कंपनी कहती है कि वो हमारे लिए ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि फर्स्ट वो घर से काम कर रहे हैं और सेकंड उनकी सर्विसेज चीपर रेट्स पे अवेलेबल है। Recently, until my whole team got laid off, replacing you guys, we're getting rid of the whole team and we're replacing you guys with Indians. You guys know I'm Indian, right? और ना सिर्फ अमेरिका, यूके में भी सेम हालात है, जहाँ पर एक इंडियन स्टूडेंट कहती है हायर मी फॉर फ्री, क्योंकि वो 2 साल से जॉबलेस घूम रही थी। अब ये वीडियो देखो। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਤੰਦੂਰੀ ਫਲੇਮ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। तंदूरी फ्लेम्स नाम के इंडियन रेस्टोरेंट में वेटर और सर्वेंट की लाइन के लिए 3,000 लोगों की लाइन लगी हुई थी। पीयूष मोंगल, जिसने 3 साल गूगल इंडिया में काम किया है, अब वो कनाडा में सिर्फ 10.5 लाख पर ईयर की जॉब पर काम कर रहा है। एक वीडियो में बताते हैं कि कैनेडियंस को मेरे गूगल एक्सपीरियंस से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो चाहते हैं कि मेरे पास कोई लोकल एक्सपीरियंस हो। So I've worked on site with Google India, but after coming here, what I'm doing right now is I'm cutting my experience because they are not counting my experience and they think that if you have experience from India, then it's not going to count. गूगल में 3 साल काम करने के बाद भी अगर आदमी सेटल नहीं हो पा रहा, तो कैसी अपॉर्चुनिटी, कैसी डेवलपमेंट? अब लोग सोचते हैं कि जो बंदा बाहर पढ़ने जा रहा है या फिर सेटल होने जा रहा है, वो तो ऑलरेडी अमीर है या एजुकेशन लोन पर जा रहा है, तो उसके पास पैसों की तो दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन रियलिटी बहुत डिफरेंट है। कोई भी भाई आया ना अपने हरियाणा से या इंडिया में कहीं से भी आया, अपना अकोमोडेशन पहले से देख के आना। क्योंकि मैं ना 3 दिन गुरुद्वारे में रहा हूँ भाई मैं। एक इंडियन यूजर कहता है कि उसे कनाडा शिफ्ट होने का पछतावा है। रेंट इतना ज्यादा है कि सिंगल अकोमोडेशन का रेंट 85,000 से 1 लाख रुपीस तक जाता है। ग्रोसरीज और बेसिक रहना सहना भी इतना महंगा है कि उसमें भी महीने के 1 लाख रुपए और लग जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया की स्टूडेंट अनन्या बैनर्जी बताती है कि इतने इमिग्रेंट्स हो गए हैं कि हाउसिंग शॉर्टेज हो गई है। एक ही डॉम में इलीगली 10 से 20 लोग रह रहे हैं।
बच्चे 3-3 जॉब्स कर रहे हैं ताकि बेसिक रहना सहना अफोर्ड कर सकें। नीदरलैंड्स में पढ़ता है एक और इंडियन स्टूडेंट बताता है कि बाहर रहकर बीमार होना हेल्थ के बराबर है, क्योंकि फर्स्ट हेल्थ केयर बहुत महंगा है और सेकंड इंडिया में अगर कोई छोटी मोटी दिक्कत होती है तो हम सीधा क्लिनिक पर चल जाते हैं, लेकिन बाहर ऐसा नहीं होता। बाहर पहले आपको एक नंबर पर कॉल करना होगा और उसके बाद वो बोलेगा कि हफ्ते भर की वेटिंग है, उसके बाद ही नंबर आएगा। और हमें इंडिया का हेल्थ केयर इतना महंगा लगता है, वेट टिल यू गो आउटसाइड। एक यूजर बताते हैं कि कैसे उनके 80 साल के अंकल को 70+ मेडिकल टेस्ट करवाने थे जो इंडिया में 4,000 रुपए से भी कम में हो गए और यूएसए में 8.5 लाख रुपए के होते, 8.5 लाख। और सेकेंडली इंडिया में घर बैठे यूपीआई रिक्वेस्ट को अप्रूव किया और बंदे घर आके सैंपल लेके गए हैं, लेकिन यूएसए में कोई घर आके सैंपल लेके नहीं जाएगा और अपॉइंटमेंट वो मिलेगी हफ्तों बाद की। और चलो एक बार को रहना जुगाड़ कर भी लिया, महंगी चीजें अफोर्ड कर भी ली, तो उसके बाद जॉब का मिलना और जॉब का रहना कुछ भी कंफर्म नहीं है। बट अभी 4 महीने हो गए हैं, अभी तक कोई जॉब नहीं लगी और आज जॉब फेयर में आया था, तो आज जॉब फेयर में आके देख लो कितनी लंबी लाइन है। टॉप 4 कंट्रीज जहां पर इंडियंस पढ़ने जाते हैं उनमें से एक के पीएम ने ये कहा है, There are a range of people who are being let down by the current system. They're being taken advantage of with low quality courses that don't lead to a job that it makes it worth it. ऋषि सुनक खुद ये कह रहे हैं कि यूके की काफी यूनिवर्सिटीज यूजलेस डिग्रीज दे रही हैं। 2021 में फेड के इंटरेस्ट रेट्स ऑलमोस्ट 0 हो गए थे, जिसका मतलब है कंपनीज को फ्री पैसा मिल रहा था और वो ओवरहेड कर रहे थे, लेकिन फिर इंटरेस्ट रेट्स वापस नॉर्मल सी पर आ गए और कंपनीज का कैपिटल इनफ्लो कम हो गया, जिस वजह से इन्होंने मास ले ऑफ करे। अब आप इमेजिन करो, आपका इंडिया में बिजनेस है, आपको एक बंदा हायर करना है और 2 ऑप्शंस हैं। पहला जो अमेरिका से आया है, यानी आपको उसका वीजा स्पॉन्सर करना होगा। कब इंडिया में इमिग्रेशन के रूल्स चेंज हो जाए आपको नहीं पता, और क्योंकि वो बाहर से आया है तो उसको ज्यादा पैसे भी देने पड़ेंगे, वर्सेस एक इंडियन जो अच्छे कॉलेज से पढ़ रहा है, लगभग सिमिलर सी स्किल्स हैं, तो आप उसको चुनोगे ऑब्वियसली इंडियन को, क्योंकि अगर दोनों की स्किल्स सेम लेवल पर हैं तो कम से कम इसके देश छोड़ने के चांसेस तो नहीं है। और यही काम फॉरेन में हो रहा है, जब हम इंडियंस जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, हम इंडियंस वहाँ के अच्छे कॉलेजेस से पढ़ाई तो कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम उनके खुद के बच्चे भी तो वहीं से पढ़ रहे हैं। और ग्लोबल मार्केट स्लम्प इतना ज्यादा है कि कोई भी कंपनी फॉरेन नेशनल को एक्स्ट्रा पैसे देना अफोर्ड ही नहीं कर सकती। 2023 में यूएसए में 2 लाख टेक ले ऑफ हुए हैं और इस ले ऑफ की सुनामी में कंपनी सबसे पहले अपने सिटीजन्स को सेफगार्ड करती है। और जब जॉब्स नहीं है तो फिर इंडियंस ब्लू कॉलर जॉब्स, पार्ट टाइम जॉब्स करके अपना बस गुजारा करते हैं। आज के टाइम पे भाई साहब जॉब की बहुत ज्यादा शॉर्टेज चल रही है, यहाँ पे कोई काम नहीं है, घूम रहे हैं वेले। सोच भी नहीं सकते यार गाइस, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब जॉब्स तो खत्म ही हो चुकी है। अब चलो जॉब भी मिल गई, जॉब परमानेंट भी हो गई, कॉस्ट ऑफ लिविंग को भी अफोर्ड कर लिया, तो उसके बाद नई दिक्कतें शुरू। They said repeatedly that I should go back to my country. Go back. But I'm Canadian. Go back to India. थर्ड हिंदू। एक सर्वे बताता है कि 31% इंडियन अमेरिकन के लिए डिस्क्रिमिनेशन एक बड़ी प्रॉब्लम है, जहां करीब 50% इंडियंस ने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन फेस किया है और 26% इंडियंस कहते हैं कि उन्हें ऑफेंसिव नामों से बुलाया गया है। You see her appearing to hit and hurling racist slurs at 3 Indian American women. एंड नॉट जस्ट अमेरिका, यूके, जर्मनी, न्यूजीलैंड, हर जगह सेम हाल है, जहाँ पर इंडियंस को रेसिज्म भारी मात्रा में मिल रहा है। So customer was just giving me a shit like he's abusing me. Yeah. And A 27-year-old Indian national from Bhavnagar, Gujarat, India, was stabbed to death on April 4th, 2025 in Rockland. Well, this tragic case is now being looked as a possible hate crime. और बात अगर वर्बल रेसिज्म पे रुक जाए तो फिर भी ठीक है, लेकिन मामला और ज्यादा खराब हो रहा है। 5 सालों में 633 इंडियंस की डेथ हुई है। एक केस था जहाँ पर यूएस कॉप ने एक इंडियन स्टूडेंट को कार से उड़ा दिया और फिर हंस रही थी। इवन बाहर तो फिर भी ठीक है, फॉरेनर्स इंडिया में आके इंडियंस के साथ रेसिज्म कर रहे हैं। साउथ कोरिया और इंडिया के काफी अच्छे रिलेशंस हैं। इनफैक्ट साउथ कोरिया इंडिया की 5th लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट सोर्स है, लेकिन वहां की कार कंपनी किया जब अपना आंध्र प्रदेश में प्लांट खोलती है तो ऐसा रेसिज्म करती है जैसे प्री 1947 में आ गए हों। वहाँ 15 रेस्टोरेंट्स और 10 गेस्ट हाउस है जहाँ पर इंडियंस अलाउड नहीं है। अंदर कुछ 4-5 रेस्टोरेंट्स हैं, जिन उन रेस्टोरेंट्स में केवल कोरियंस को जाने की इजाजत है, इंडियंस को जाने की इजाजत नहीं है। साथ ही ये जो गांव है जो किया मोटर्स जिसमें पड़ता है, 15-20 कुछ रेस्टोरेंट्स हैं और कुछ गेस्ट हाउस हैं जिसमें केवल कोरियंस को जाने की इजाजत है, इंडियंस नहीं जा सकते। Why that policy? और इस सारे रेसिज्म की वजह से ओवर टाइम इंडियंस का रुख फॉरेन की तरफ काफी कम हो गया है। डेटा बताता है कि जून 2024 में एडमिशंस के लिए यूके में इंडियन स्टूडेंट्स का नंबर 23% कम हो गया। ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल की सीईओ बताती हैं कि इंडियन एप्लीकेशंस 40% से ड्रॉप कर गई हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये ट्रेंड बहुत भारी मात्रा में चल रहा है,
ये भी ट्रुथ है कि काफी सारे मिलियनियर्स इंडिया छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन ग्रेजुअली ओवर द ये सी चीज दिख रही है कि आने वाले 15-20 सालों में इंडिया में लोग शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि अगर बाहर हालात ऐसे हैं तो इंडिया में हालात कौन से अच्छे हैं, तो इस पे ही बात कर लेते हैं। एक तरफ ये भी सच है कि काफी इंडियंस को ईमेल के साथ में अटैचमेंट लगाना नहीं आता है, लेकिन दूसरी तरफ हमारी ये भी रियलिटी है कि इंडिया की ग्रोथ सही मायने में काफी तेजी से हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, लेकिन ये मुद्दे एक एनआरआई के लिए मैटर नहीं करते हैं, क्योंकि जो बंदा इंडिया के बाहर रह के या पढ़ के आया है उसके लिए इंडिया में ऑलरेडी बिल्ट इन एम्पर अपॉर्चुनिटीज हैं। प्लस इंडिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम आज वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट बन गया है, जहां पर रिकॉर्ड नंबर में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है। आईटी पार्क्स बन रहे हैं, ग्लोबल एमएनसीज अपने हेडक्वार्टर्स को बाहर से शिफ्ट करके इंडिया में लेकर आ रही है। जैसे आईफोन की प्रोडक्शन इंडिया में शुरू हो गई है और एप्पल 2026 तक इंडिया में $40 बिलियन का प्रोडक्शन टारगेट कर रहा है। रियल एस्टेट ग्रोथ काफी फास्ट है, जिस वजह से एनआरआईज कॉन्स्टेंटली काफी तेजी से इन्वेस्ट कर रहे हैं, इतना कि 2025 तक इंडिया के टोटल मार्केट का 20% शेयर एनआरआईज का होगा। डीएलएफ ग्रुप की 2024 की सेल्स में एनआरआई का शेयर 23% था, जो 2 साल पहले सिर्फ 5% था। और इसके पीछे मल्टीपल रीजंस है। पहला तो काफी ऑब्वियस ही है कि आपने बाहर की लाइफ एंजॉय कर ली, काफी धक्के खा लिए और अब फाइनली अपनी फैमिली के साथ कंफर्टेबली अपने होमलैंड में रिटायर होना चाहते हो। सेकेंडली, कॉस्ट ऑफ लिविंग बाहर से काफी सही है, हेल्थ केयर काफी अफोर्डेबल है, सब कुछ घर पे 10, 20, 30 मिनट में अवेलेबल हो जाता है थैंक्स टू क्विक कॉमर्स स्टार्टअप्स। और इंडिया में टेक्नोलॉजी भी काफी फास्ट बढ़ रही है, जैसे यूपीआई, जो बाहर के देशों में तो है ही नहीं और बल्कि इंडिया ही बाहर एक्सपोर्ट कर रही है। आपको अगर मौका मिले तो कहाँ रहना पसंद करोगे, इंडिया में या बाहर? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ, मैं और मेरी टीम आपके लिए हर हफ्ते ऐसी वीडियोस लेकर आती हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल बटन। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।